वेलकम टू माय चैनल सीआईबी मेड सिंपल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का सेशन लेके आया हूं। दोस्तों, आपको क्या फ़ायदा होगा इस लेसन को सुनने के बाद, पहले वो जान लीजिए। देखिए, इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं आपके लिए। कुल मिलाकर 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दोस्तों, आप यदि मेरी बातों को, जो मैं थ्योरेटिकल वीडियो पहले मैं समझा रहा हूँ, यदि उसे आप ध्यान से समझेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप उन सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के लिए हुए हैं। तो दोस्तों, आप मेरी बातों को 10 मिनट तक सुनिए, आपका ही फायदा होगा, क्योंकि आपको पहले थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी और तब आप उस थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को और एक एक पॉइंट को एकदम डीप में समझते हैं, ताकि आप, और मैं तरीका भी बताऊंगा आप लोगों को याद रखने का, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क में। और इस मेथड को, जो इस टेक्निक को हम लोग बोलने वाले हैं माइंड मैप टेक्निक, मतलब माइंड में आपका एक मैप बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे ये टेक्निक को जानने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। देखिए, बैंकिंग का जो बिजनेस लाइन है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है बैंकिंग बुक, दूसरा है ट्रेड बुक, ट्रेडिंग बुक या ट्रेड पोर्टफोलियो, और तीसरा है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो फ्रेंड्स, हम लोग 3 तरह के बैंकिंग बिजनेस लाइन में 3 पार्ट होते हैं: बैंकिंग बुक, ट्रेड पोर्टफोलियो और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। अब सबसे पहले हम लोग बैंकिंग बुक को समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं सब संक्षेप में आप लोगों को समझा देता हूँ बैंकिंग बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देखिए, बैंकिंग बुक के अंदर क्या होता है, हमारा डिपॉजिट होता है, हमारा एडवांस होता है। ठीक है दोस्तों, तो डिपॉजिट और एडवांस से रिलेटेड जो की जानकारी जिस बुक में होती है उसे हम लोग बैंकिंग बुक कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस बुक में इक्विटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं होती है और ना ही कैपिटल से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैंकिंग बुक में क्या क्या नहीं होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा शेयर मार्केट, इक्विटी, जो कि मार्केट से फ्लक्चुएशन होता है, तो मार्केट से बैंकिंग बुक को कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि बैंकिंग बुक को समझने के बाद देखते हैं उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला रिस्क है उसे लिक्विडिटी रिस्क, दूसरा रिस्क को इंटरेस्ट रेट रिस्क, तीसरा क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क, और चौथा ऑपरेशनल रिस्क। ये 4 तरह के रिस्क है हमारे बैंकिंग बुक में। दोस्तों, इसे माइंड में आपको बैठाना है, इन चारों रिस्क को। आइए हम लोग डिटेल में एक एक रिस्क के बारे में जानते हैं, टू द पॉइंट जानेंगे। जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बस उसे ही जानना है, गार्बेज को नहीं अंदर लेना है हमें। तो चलिए, लिक्विडिटी रिस्क के बारे में समझते हैं। इसमें क्या होता है, इस रिस्क में क्या होता है, जैसा कि मैंने समझाया आप लोगों को कि बैंकिंग बुक के अंदर हमारा एसेट, लायबिलिटीज, डिपॉजिट्स, एडवांसेस, सारे के सारे चीज़ होते हैं। तो देखिए, क्या नियम क्या है कि जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उन्हें हम लोग मैच्योरिटी तक रखना पड़ता है बैंकों में। एसेट आपके क्या हो गए, लोन हो गए, और आपके लायबिलिटीज़ क्या होंगे, जो एफडी, आरडी, ये डिपॉजिट्स वगैरह हैं, वो लायबिलिटीज़ हैं हमारे। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये हमारे रिस्क, बैंकिंग बिजनेस में जो रिस्क है, हम लोग लिक्विडिटी रिस्क के बारे में बात कर रहे थे। तो ऐसा यदि होता है कि यदि एसेट और लायबिलिटी में यदि मैच्योरिटी मिसमैच होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब एसेट का मैच्योरिटी पीरियड कुछ और है और या अमाउंट कुछ और है, और लायबिलिटी का मैच्योरिटी अमाउंट कुछ और है। तो अब अमाउंट का बात हो रहा है दोस्तों, आप खुद सोचिए कि एसेट का जो मैच्योरिटी अमाउंट है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 1 लाख का लोन है, ठीक है, तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट कुछ और होगा, और जो डिपॉजिट है उसका मैच्योरिटी अमाउंट यदि कुछ और होता है, तो इसके कारण एक मिसमैच आ जाता है, जिसे हम लोग मैच्योरिटी मिसमैच कहते हैं। इसके कारण क्या होगा दोस्तों, या तो लिक्विडिटी यानी कि पैसा बढ़ेगा या घटेगा। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं एकदम क्रॉनिकल ऑर्डर में समझाता हूँ। देखिए, हुआ क्या, हमारा एसेट और लायबिलिटीज़ है, उसका मैच्योरिटी का अमाउंट डिफरेंट हो गया। तो अमाउंट डिफरेंट हो गया तो क्या हुआ, मैच्योरिटी मिसमैच आ गया। अब मैच्योरिटी मिसमैच आ गया तो क्या हुआ कि हमारा जो लिक्विडिटी था वो या तो शॉर्ट हो जाएगा या वो एक्सेस हो जाएगा। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ऐसा जो रिस्क हो रहा है, ये जो लिक्विडिटी शॉर्टेज का या लिक्विडिटी ज़्यादा का, एक्सेस का रिस्क हो रहा है, तो इसे ही हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको लिक्विडिटी रिस्क का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, लिक्विडिटी रिस्क के बाद जो रिस्क आती है वो होती है हमारी इंटरेस्ट रेट रिस्क, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को समझते हैं। नाम से ही क्लियर है दोस्तों कि जब ब्याज का दर चेंज होगा, ठीक है, उस पीरियड में, तो उसके कारण जो रिस्क आएगा उसे हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क कहेंगे। तो इसमें कोई बात ही नहीं है, इसमें आप लोग नाम से ही क्लियर कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। तीसरा जो रिस्क है वो हमारा क्रेडिट रिस्क है या डिफॉल्ट रिस्क है। आइए इसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि किसी ने लोन लिया और उसने क्या किया कि प्रिंसिपल का अमाउंट या इंटरेस्ट का अमाउंट को नहीं चुका पा रहा है वो, या उसके पेमेंट में डिफ़ॉल्ट है। तो बोरोवर के द्वारा यदि कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है पेमेंट में, तो उसके कारण जो रिस्क होता है उसे हम लोग क्रेडिट रिस्क कहते हैं, या इसका दूसरा नाम आप लोग कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट रिस्क। इसके बाद जो नेक्स्ट रिस्क को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क।
ऑपरेशनल रिस्क में क्या होता है कि जैसे ह्यूमन एरर हुआ, ठीक है, ह्यूमन एरर क्या हुआ कि ह्यूमन फेल कर गया, ठीक है, कि ओमिशन या कमीशन का, या कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कुछ डिफिशियंसी है, तो इसके कारण जो रिस्क होता है दोस्तों, उसे हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कुल मिलाकर 4 तरह के रिस्क यहाँ पे देखे। एक बार मैं फिर से संक्षेप में समझा दूं। लिक्विडिटी रिस्क किस लिए था? एकदम सिंपल लाइन में बोले तो मैच्योरिटी मिसमैच के कारण, एसेट और लायबिलिटी का मैच्योरिटी मिसमैच यदि होगा तो लिक्विडिटी रिस्क होगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क किस लिए था? यदि ब्याज का दर में कोई चेंज आएगा तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा। उसके बाद क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क इसलिए होगा कि यदि पेमेंट जो प्रिंसिपल का पेमेंट है या इंटरेस्ट का पेमेंट है उसमें कोई डिफॉल्ट होगा तो क्रेडिट रिस्क आएगा। और ऑपरेशनल रिस्क कब होगा दोस्तों? जब ह्यूमन फेलियर हो या इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिफिशियंसी हो, ठीक है दोस्तों, तो इसके कारण हमारा ऑपरेशनल रिस्क आता है। तो ये 4 रिस्क हम लोगों ने बैंकिंग बुक में देखा। अब हम लोग ट्रेडिंग रिस्क के बारे में बात करते हैं, ट्रेडिंग बुक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग बुक जैसा कि हम लोगों ने देखा था, ऊपर में 3 पार्ट था, बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो हम लोगों ने बैंकिंग बुक के रिस्क को देख लिया। अब अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग बुक को। हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ट्रेडिंग बुक में कौन क्या होता है बेसिकली दोस्तों। तो ट्रेडिंग बुक में क्या होता है दोस्तों, जैसे देखिए कुछ मार्केटेबल एसेट्स होते हैं, जैसे कि इनकम सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग, कमोडिटीज़। तो इन सभी को हम लोग ट्रेडिंग बुक में इंक्लूड करते हैं। क्या क्या थे दोस्तों? मार्केटेबल एसेट जैसे कि इनकम सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग, कमोडिटीज़, ठीक है। तो ये बुक में क्या होता है दोस्तों, ये बुक को आप लोग लिंक कीजिए मार्केट से, यानी कि मार्केट में यदि प्राइस का वेरिएशन होगा तो ट्रेडिंग बुक को पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। यदि मार्केट में प्राइस का एडवर्स मूवमेंट होगा तो ट्रेडिंग बुक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ट्रेडिंग बुक का के अंदर कैसा रिस्क आता है दोस्तों, तो मार्केट रिस्क आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यदि आपसे पूछा जाए कि बैंकिंग बुक और ट्रेडिंग बुक में क्या अंतर है, तो आप ये बताएंगे कि बैंकिंग बुक में जितने रिस्क होते हैं वो ट्रेडिंग बुक में तो होते ही होते हैं, लेकिन उनके अलावा एक और रिस्क होता है, मार्केट रिस्क इंक्लूडेड। चलिए, ट्रेडिंग बुक के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो इसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, हमारा गारंटीज आता है, हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट आता है, ये सब आता है हमारा ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में। ये आप लोग जेईई के प्रिपरेशन के दौरान जरूर सीखे होंगे। चलिए, अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क को। सबसे पहला बात है दोस्तों लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क मैंने यहाँ ऊपर समझाया था दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिक्विडिटी रिस्क को अच्छे से समझाया था कि मैच्योरिटी मिसमैच के कारण जो रिस्क होता है उसे हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। तो आइए जरा इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्तों। लिक्विडिटी रिस्क को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है फंडिंग रिस्क, दूसरा है टाइम रिस्क और तीसरा है कॉल रिस्क। आइए समझते हैं क्या क्या होता है ये। फंडिंग रिस्क क्या होता है, टाइम रिस्क क्या होता है और कॉल रिस्क क्या होता है। तो सबसे पहले फंडिंग रिस्क जैसा कि नाम ही से ही क्लियर है कि मान लीजिए कि ऐसा कभी हुआ कि सभी लोग एक साथ पैसा निकालने लगे या सभी लोग एक साथ पैसा जमा करने लगे, तो ये अनएंटिसिपेटेड था ना दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सभी लोग एक साथ पैसा विड्रॉल करने लगे, तो ये एंटिसिपेट नहीं किया गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग निकाल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे इसके कारण फंडिंग रिस्क आता है दोस्तों। अब सभी लोग पैसा निकाल लेंगे तो बचेगा ही नहीं पैसा। उसके बाद देखिए टाइम रिस्क क्या होता है। टाइम रिस्क क्या होता है कि यदि कोई हमारा परफॉर्मिंग एसेट है और वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो क्या हुआ, सिंपल सी बात है, अब आप समझिए कि जो हमारा इनफ्लो आ रहा था पैसा का, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड इनफ्लो था वो रुक गया, फंड का जो एक्सपेक्टेड इनफ्लो था वो रुक गया, ठीक है। तो समय पे हमें फंड का एक्सपेक्टेड इनफ्लो हमें नहीं मिला, तो उसके कारण कैसा रिस्क आएगा, टाइम रिस्क आएगा। इसके बाद बात आती है कॉल रिस्क की। तो कॉल रिस्क में क्या होता है दोस्तों कि कोई भी बैंक जब कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस में चली जाती है, ठीक है, लेकिन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी राइज हो जाता है दोस्तों, तो इस रिस्क को हम लोग कॉल रिस्क कहते हैं, ठीक है। जैसे इसे ऐसे समझिए दोस्तों, बहुत सिंपल है, किसी भी कंटिजेंट लायबिलिटी का क्रिस्टलाइजेशन किस रिस्क के अंदर आता है, कॉल रिस्क के अंदर आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक, फिर से मैं रिकॉल करता हूँ। टोटल 3 तरह के रिस्क थे, टोटल 3 तरह के बैंकिंग बुक, एक बैंकिंग बुक है, एक हमारा ट्रेडिंग बुक है और एक हमारा ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है। बैंकिंग बुक के अंदर हम लोगों ने 3 रिस्क देखे थे, 4 रिस्क देखे थे ऑब्वियसली। पहला लिक्विडिटी रिस्क, उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क, उसके बाद क्रेडिट रिस्क, उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क। फर्दर लिक्विडिटी रिस्क के अंदर हम लोगों ने 3 पार्ट देखा। क्या था 3 पार्ट? फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क और कॉल रिस्क, और हम लोगों ने तीनों को समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट रिस्क पे आते हैं जो कि है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। आइए समझते हैं इसे। इंटरेस्ट रेट रिस्क को फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है गैप और मिसमैच रिस्क, उसके बाद है बेसिस रिस्क, उसके बाद है यील्ड कर्व रिस्क, उसके बाद है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क और उसके बाद है नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। मतलब इन सभी के रिस्क का बेसिस क्या है कि ये सभी तरह के रिस्क होते हैं इंटरेस्ट रेट के वेरिएशन के कारण।
तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैप रिस्क से। तो फ्रेंड्स, इसे गैप रिस्क बोले या मिसमैच रिस्क बोले, दोनों एक ही चीज़ है। ये किस लिए होता है कि जब हम एसेट या लायबिलिटी को होल्ड करते हैं, ठीक है, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट अलग अलग है, जिसका मैच्योरिटी डेट अलग अलग है और जिसका रीप्राइसिंग डेट अलग अलग है दोस्तों, तो ऐसे इसके कारण जो रिस्क होता है उसे हम लोग गैप रिस्क बोलते हैं या मिसमैच रिस्क बोलते हैं। मैं फिर से समझा दूँ, एसेट हो या लायबिलिटी हो, ठीक है, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट अलग हो, मैच्योरिटी डेट अलग हो और रीप्राइसिंग डेट अलग हो, तो उसके कारण हमारा गैप रिस्क आता है या मिसमैच रिस्क आता है। उसके बाद है दोस्तों हमारा बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास अलग अलग एसेट हैं, अलग अलग लायबिलिटीज़ हैं, उनका इंटरेस्ट रेट अलग है दोस्तों, ठीक है, और ऑफ बैलेंस शीट का भी इंटरेस्ट रेट अलग है, और वो जो इंटरेस्ट रेट वैरी कर रहा है वो भी अलग मैग्नीट्यूड में वैरी कर रहा है। तो इसके कारण जो रिस्क आता है हमारा, वो होता है हमारा बेसिस रिस्क। उसके बाद है दोस्तों यील्ड कर्व रिस्क। यील्ड कर्व रिस्क में क्या होता है, यदि यील्ड कर्व का मूवमेंट, ठीक है, उसको हम लोग नोटिस करते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं पोर्टफोलियो वैल्यू पे, तो हमारा यील्ड कर्व रिस्क आता है दोस्तों। उसके बाद है हमारा एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। इसमें क्या होता है, यदि लोन का प्री पेमेंट किया गया या कोई डिपॉजिट प्री मैच्योर हो गया, ठीक है, मतलब उसका मैच्योरिटी डेट था लेकिन उससे पहले वो मैच्योर हो जाए या लोन का पहले पेमेंट कर दिया जाए, उसके कारण हमारे पास जो रिस्क आता है उसे हम लोग एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क कहते हैं। और लास्ट जो रिस्क है हमारा वो है नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। उसमें क्या होता है कि बैंक के पास ज़्यादा एसेट होता है कंपेयर टू लायबिलिटीज़। आप खुद सोचिए, यदि एसेट ज़्यादा होगा, लायबिलिटीज़ कम होगा, तो नेट इंटरेस्ट क्या होता है, नेट इंटरेस्ट NII आप मैंने बताया था आप लोगों को। नेट इंटरेस्ट रिस्क वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो एसेट ज़्यादा हो गया तो इसके कारण क्या हो गया, ऐसा इसके कारण एक रिस्क अराइज होता है जिसे हम लोग नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क कहते हैं दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर 5 तरह के रिस्क थे जो कि हमारे पार्ट थे इंटरेस्ट रेट रिस्क का। अब हम लोग, अब जैसा कि हमने देखा था कि बैंकिंग बुक को लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क में डिवाइड किया गया था और ऑपरेशनल रिस्क में। अब हम लोग क्रेडिट रिस्क का बात करते हैं। क्रेडिट रिस्क को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, एक है काउंटर पार्टी रिस्क और एक है कंट्री रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है दोस्तों कि देखिए, जब भी ट्रेडिंग होता है या मार्केट में ट्रेडिंग होता है तो उसके कारण एक ट्रांजैक्शनल या फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है, उससे एसोसिएटेड होता है दोस्तों। तो उस ट्रेडिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग से एसोसिएटेड कोई भी ट्रांजैक्शनल रिस्क हो या फाइनेंशियल रिस्क हो तो उसे हम लोग काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। और दूसरा है दोस्तों कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क क्या होता है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, मतलब 2 डिफरेंट कंट्रीज के बीच का ट्रांजैक्शन में जो रिस्क इन्वॉल्व होता है उसे हम लोग कंट्री रिस्क कहते हैं, और ये भी हमारा क्रेडिट रिस्क का पार्ट है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा ऑपरेशनल रिस्क। तो दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है ट्रांजैक्शनल रिस्क और एक है कंप्लायंस रिस्क। ट्रांजैक्शनल रिस्क में क्या होता है कि बैंक के पास एक रिस्क होता है ह्यूमन एरर का या फाइनेंशियल फ्रॉड का। तो इसके कारण जो हमेशा वो तो रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है दोस्तों कि फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाएगा या ह्यूमन एरर हो जाएगा, तो उस रिस्क को हम लोग ट्रांजैक्शनल रिस्क के अंदर डालते हैं। और कंप्लायंस रिस्क में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई लीगल लॉस हो गया, कोई लीगल या रेगुलेटरी सैंक्शन हो गया, जैसे RBI ने कुछ कोई कंप्लायंस डाल दिया कि आपने चूंकि इस चीज़ से कंप्लायंस नहीं किया तो आपको इतना फाइन देना होगा, ऐसा आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रिस्क होता है ये हमारा कंप्लायंस रिस्क के अंदर आता है। तो ये ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए, अब तो मैंने समझ लिया। और उसके बाद एक कुछ अदर रिस्क होता है जैसे स्ट्रेटेजिक रिस्क होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस डिसीजन लिया गया ना वो एडवर्स लिया गया, वो बहुत खराब डिसीजन लिया गया, ठीक है, और इम्प्लीमेंट भी किया गया उसे खराब से, तो इस तरह के रिस्क को हम लोग स्ट्रेटेजिक रिस्क कहते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर जितने तरह के रिस्क थे मैंने आपको समझा दिया, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना है इस टॉपिक में। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग MCQ करते हैं इन सभी कंसेप्ट पे बेस्ड, सभी कंसेप्ट पे बेस्ड हम लोग MCQ को करना सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग बुक इज नॉट एक्सपोज टू ऑप्शन ए लिक्विडिटी रिस्क, ऑप्शन बी इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑप्शन सी क्रेडिट रिस्क, ऑप्शन डी ऑपरेशनल रिस्क, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो दोस्तों हम लोगों ने बैंकिंग बुक में देखा था 4 तरह के रिस्क थे। फिर से आप डायग्राम याद कीजिए दोस्तों, एकदम आपको एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वाले लेसन से। देखिए बैंकिंग बुक में मैंने 4 पार्ट बताया था, माइंड मैप आपका बन चुका होगा। लिक्विडिटी आता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है, क्रेडिट ऑपरेशनल रिस्क आता है, क्रेडिट रिस्क आता है, ऑपरेशनल रिस्क आता है। तो जरा ऑप्शन को देखिए आप यहाँ क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में यदि आप ऑप्शन को देखेंगे तो ये चारों के चारों रिस्क लिखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस। समझ में आ गया होगा क्यों आंसर है इसका नन ऑफ दिस। आइए देखिए, यही होता है फायदा, जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहता है ना तो आप फटाफट आंसर देने लगते हैं। तो वैसा ही हम लोग करने वाले हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग बुक डज नॉट इंक्लूड ऑप्शन ए एडवांस, ऑप्शन सी बी बोरोइंग, ऑप्शन सी इक्विटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों एडवांस और बोरोइंग तो होगा ही होगा, एक डिपॉजिट और एडवांस तो ये तो मेन चीज़ है, ये तो होगा ही बैंक की बुक में। लेकिन ये जो इक्विटी वाला पोर्शन है वो नहीं होता है, इक्विटी से बैंकिंग बुक कोई मतलब ही नहीं होता है दोस्तों।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क द बैंकिंग बुक इज नॉट एक्सपोज टू? ऑप्शन ए लिक्विडिटी, ऑप्शन 2 मार्केट, ऑप्शन 3 ऑपरेशनल, ऑप्शन 4 क्रेडिट, ऑप्शन 5 इंटरेस्ट। तो हम लोगों ने देखा है बैंकिंग बुक में 4 तरह के रिस्क होते हैं। उसमें लिक्विडिटी रिस्क आएंगे, ऑपरेशनल रिस्क आएंगे, क्रेडिट रिस्क आएंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क आएंगे। लेकिन मार्केट रिस्क बैंकिंग बुक का पार्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बैंकिंग बुक होता है वो मार्केट से एक्सपोज नहीं होता है, वो ओपन मार्केट से एक्सपोज नहीं होता है दोस्तों। तो इसीलिए हमारा बैंकिंग बुक में मार्केट रिस्क नहीं आता है दोस्तों। चलिए आगे जो क्वेश्चन है वो है, एसेट साइड ऑफ बैंकिंग बुक जनरेट डैश रिस्क अराइजिंग फ्रॉम डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बाय द बोरोवर। बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा क्या गया है कि जो एसेट साइड होता है वो किस तरह का रिस्क जनरेट करता है यदि कोई बोरोवर प्रिंसिपल को नहीं पे कर पाया टाइम पे, या इंटरेस्ट को टाइम पे नहीं पे कर पाया। तो मैंने बताया ही था कि क्रेडिट रिस्क होता है, यानी तो डिफॉल्ट रिस्क होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, बोथ ए एंड बी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपोजर टू ऑफ बैलेंस शीट, नॉट एक्सपोज टू ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रिस्क जो है ऑफ बैलेंस शीट से नहीं एक्सपोज है? कैपिटल, स्वैप, फ्यूचर, ऑप्शन। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में जो कैपिटल वाला पार्ट होता है वो एक्सपोज नहीं होता है दोस्तों। लेकिन ये जो स्वैप हुआ, फ्यूचर हुआ, ऑप्शंस हुआ, ये सभी के सभी हमारे ऑफ बैलेंस शीट के से एक्सपोज होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क इज अ पार्ट ऑफ, तो हमने देखा था कि काउंटर पार्टी रिस्क क्रेडिट रिस्क का एक पार्ट होता है। क्रेडिट रिस्क के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है काउंटर पार्टी और एक होता है कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि लीगल रिस्क होगा, या रेगुलेटरी सैंक्शन के कारण रिस्क हो, या फाइनेंशियल लॉस हो, या रेपुटेशन का लॉस हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग देखा था उसे हम लोग कॉम्प्लायंस रिस्क कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यील्ड कर्व रिस्क जो है वो अलग अलग मैच्योरिटी सेक्टर को वो किसका टाइप है, मतलब यील्ड कर्व रिस्क किसका टाइप है, ये पूछा गया दोस्तों। इससे और आसान क्या हो सकता है दोस्तों, मैं फिर से आपको ग्राफ पे लेकर चलता हूँ, वो जो माइंड मैप मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। देखिए हमने देखा था कि जो इंटरेस्ट रेट रिस्क था 5 पार्ट था, गैप, बेसिस, यील्ड कर्व, एम्बेडेड ऑप्शन, नेट इंटरेस्ट पोजीशन। आपके दिमाग में ये छप चुका है, तो आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों कि जो यील्ड कर्व रिस्क है वो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क का पार्ट है। तो देखिए जरा क्वेश्चन को, तो इसमें साफ साफ देखिए ये हमारा जो है यील्ड कर्व रिस्क विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मैच्योरिटी इज अ टाइप ऑफ बेसिस रिस्क। ओके, अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों आज के सेशन का। इसमें पूछा गया है कि कोई ब्रांच ने 10 करोड़ लोन सैंक्शन किया किसी बोरोवर को, तो वो कौन कौन सा रिस्क ले रहा है? तो ऑप्शन को देखिए, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। तो देखिए दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जब 10 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है ना, तो उसमें तो मार्केट रिस्क, उसमें तो फ्लक्चुएशन तो आएगा नहीं, मार्केट से क्या मतलब उसे। ठीक है, तो मार्केट रिस्क को छोड़ के उसमें लिक्विडिटी भी हो सकता है कि वो समय पे पैसा नहीं दे, जैसा कि हमने देखा था। ठीक है, तो इसके कारण लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, शॉर्टेज हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, जो भी हो सकता है। उसके बाद ब्याज का दर तो घटते बढ़ते रहता है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क है ही यहाँ पे, बस मार्केट रिस्क नहीं है। हाँ, क्रेडिट रिस्क भी है कि मान लीजिए कि वो डिफॉल्ट कर गया पेमेंट में, तो क्रेडिट रिस्क आएगा। और ऑपरेशनल रिस्क तो जनरली हर एक ट्रांजेक्शन में होता ही है दोस्तों। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1, 2, 4 एंड 5, यानी कि मार्केट रिस्क को छोड़ के बाकी सभी के सभी रिस्क इन्वॉल्व हैं दोस्तों। ये था हमारा पहला सेशन रिस्क पे बेस्ड। इसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन लाऊंगा, जैसे मैं केस स्टडी करवाऊंगा आप लोगों को। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिस्क, और मैंने एक पॉइंट को आपको क्लियरिटी के साथ समझाया है। होपफुली आपको माइंड मैप टेक्निक एकदम क्लियरिटी के साथ दिमाग में बैठ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी लोगों के साथ इसे शेयर करें, और एक बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरा जो अगला वीडियो आने वाला है, अगला लेसन जो आने वाला है मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, वो बेस्ड रहेगा हमारा केस स्टडी पे, केस स्टडी बेस्ड ऑन रिस्क। ओके, तो आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए, ताकि आप उसको समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ इस लेसन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।